हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन पॉइंट में। मेरा नाम योगेंद्र कुमार। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ 10th का। ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है, ठीक है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और पहला ही चैप्टर है आपका, चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं प्रश्न ये उठता है, वास्तविक संख्याओं का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो मैं कहूँगा कि ऑल नंबर, ठीक है, ऑल नंबर इज रियल नंबर। मतलब सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। टोटल संख्याएं जितने भी नंबर होते हैं सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होंगी सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वे भी वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं वह भी वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्णांक है वह भी वास्तविक संख्याएं हैं। पूर्णांक चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे हमारे वास्तविक संख्याएं होंगे। जैसे वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है, मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और अनंत तक। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दें, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और जोड़ दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो हमें पूर्ण संख्याएं, ये भी अनंत तक चलेंगी। प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो लगा दें तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है, अब इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं, यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक की बात करें अगर हम, तो संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर देते हैं इसको। संख्या रेखा सबने पढ़ी है, 1 2, ठीक है, 3 4, इस प्रकार माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या चलेगा, ऐसे करके चलता रहेगा, इधर चलता रहेगा। ठीक है, तो पूर्णांक ये क्या होते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं, ठीक है, तो ये भी वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्णांक भी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आए वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, और अगर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 कुछ भी आए, ठीक है, वो भी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब बात करेंगे क्या कोई संख्या दशमलव में आए तो वास्तविक संख्या होगी, या कोई संख्या बटे में आए तो वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से, जैसे हमारे पास 1.2 1 2 3 ऐसा कोई दे रखा है, क्या ये वास्तविक संख्या होगी, तो हाँ भाई, ये भी वास्तविक संख्या होगी, ये भी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अगर कोई बटे में संख्या आती है, बटे का मतलब क्या है, जैसे हम बटे में हमने क्या दिया, 1/2 है, 4/5 है, 6/7 है, 8/9 है। तो इनकी बात करें तो ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, बस क्या है, वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होती उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑल नंबर इज रियल नंबर, यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, सभी संख्याएं, टोटल संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। बस कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, एक ही बात बताऊंगा, कौन सी संख्या नहीं होती है वास्तविक संख्या। देखिए कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, यदि क्या हो, यदि अंडर रूट के अंदर माइनस का 15 आ जाए, माइनस का 14 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, माइनस का 3 आ जाए, खाली माइनस आए, अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या हो, अंडर रूट के अंदर हो माइनस की संख्या, बाहर अगर माइनस का 15 है तो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का है तो ये रियल नंबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काल्पनिक, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर 15 को ले लें तो माइनस का रूट 15 है ये। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 गुणा
15, माइनस का 1 गुणा 15। अब देखिए इसको लिखा है हमने, तो जो -1 है उसकी वैल्यू होती है इमेजनरी, यानी कि आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। तो -1 की जगह हम लगाएंगे देखिए आई स्क्वायर लगा देंगे, यानी 15 आई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से एक आई बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, और रूट में 15 ऐसे ही रहेगा तो ये हो जाएगा 15 आई। ठीक है, तो ये थोड़ी आगे की बात है 10th लेवल से, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, बताएंगे इसको भी बाद में। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का कोई अंक हो तो वो वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, वास्तविक आ गया समझ में। इन्हीं संख्याओं पर हम चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए मैं इस एक्सरसाइज में पहला टॉपिक लेके आया हूं। पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, सब पुराना है। आपने मासा, इससे करते क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करना। इससे क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, मासा क्या है? मासा ज्ञात करते हैं। HCF का मतलब होता है मासा। ठीक है, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर। दो संख्याएं दे रखी हो, उनमें से अधिकतम क्या कॉमन आ सकता है, अधिक से अधिक क्या कॉमन ले सकते हैं, वही HCF कहलाता है। बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर एल्गोरिथम आया है, आज तक नहीं पढ़ा होगा लेकिन एल्गोरिथम आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उस प्रमेय के द्वारा सवाल को हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करेंगे। बताऊंगा स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सवाल को इस प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, यही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होता है एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, ये दे रखा है 135 और 225, 135 और 225। ठीक है, अब जब आपसे मासा निकालने की बात कही गई है, HCF निकालने की बात कही गई है। ठीक है, तो मासा आप निकालते कैसे थे, कैसे निकालते थे आप मासा? पिछले क्लासों में कैसे निकाला? सबसे पहले हम ये डिफाइन इसमें करना पड़ता था, मानना पड़ता था। ठीक है, ये जांच करनी पड़ती कि कौन सा अंक बड़ा है। तो कौन सा अंक बड़ा है इसमें? देखिए कौन सा अंक बड़ा है भाई, ये अंक बड़ा है, यानी कि ये संख्या इससे बड़ी है 135 और 225 में 225 बड़ी है। तो आपको क्या करना होता था, 135 से 225 को भाग देना पड़ता था। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 135 एकम कितना आएगा 135, अगर दूनी बार दे दोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये 270 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 225 से ज़्यादा है, तो आप इसको यही रहने दो, इतना ही करो। फिर क्या करेंगे, 0 आएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो यहाँ बचेगा 9। कितना बचा, 90 बचा। फिर क्या करते थे हम, फिर ये करते थे, 90 था यहाँ और यहाँ 135 ये वाला लिख लेते थे, यानी कि ये क्या है 135 और यहाँ पर कितना है 90, इसको लिख लेते थे। अब क्या करेंगे, 90 एक हम कितना करेंगे 90 करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 45। फिर क्या करते थे, यहाँ पर ये वाला जो 90 है, ठीक है, पहले जो आपका भाजक था वो भाज्य बन गया। ठीक, अब देखिए 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, और लास्ट
लास्ट में जो भाजक आता था, ठीक है, जो भाजक आता था वही क्या हो जाता था, वही तो मासा हो जाता था। ठीक है, थ्योरम फिर वही है, काम फिर वही करना है, बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। उसी को इन्होंने एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का नाम दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिंपल है। कैसे करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे आपके पास में, ठीक है, आपके पास में 2 अंक थे, ठीक है, 2 संख्याएं थी, सॉरी, तो ये होगा 135 225। जब आपने इसको भाग दिया, ठीक है, 135 एकम 135, ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा था, 90 बचा था। ठीक, तो जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, ये भाज्य होता है। ठीक है, जिससे, जिसको भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं, ये क्या होता है भाई, किसको भाग दिया, 225 को भाग दिया, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, और जिससे देते हैं भाग, किससे दिया, 135 से तो दिया है भाग 225 को, तो ये भाजक है, ये क्या है, भाजक। और बाकी जो नीचे बचता है, ये क्या बचता है, शेषफल बचता है। ठीक है, क्या बचता है, शेषफल बचता है। ठीक है, और एक थ्योरम होती है शेषफल थ्योरम, शेषफल फिर मैं बोलते हैं इसको शेषफल। तो देखिए क्या होती है, ये होती है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक है, और प्लस शेषफल। ठीक है, भागफल क्या होता है, ये जो भाग देने के बाद में ये आता है, ये होता है भागफल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता रहा हूँ कि जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसको भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो भाग देने के बाद यहाँ आता है भागफल होता है, शेष जो बचता है वो ही शेषफल होता है। इस चीज़ का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का यूज करेंगे। देखिए, हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उस विधि से जब मासा निकाला तो हमारा आया इस विधि से। ठीक है, यही तो विधि थी, इसी से आपने मासा आज तक निकाला होगा, मासा 45 आ गया। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। इसको लिखे रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप 135 और 225 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 135 225 में कौन बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा है उसको भाग देना है छोटे वाले से। ठीक, तो ये हो जाएगा 135, यहाँ लिखता हूँ 135 से 225 को आपने दिया भाग। जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा एकम, और यहाँ पर हो जाएगा 135, तो यहाँ मिलेगा हमें 90। जब 90 मिलेगा, ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गया। स्टेप कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हो गया, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ये थ्योरम, यहाँ पर भाज्य क्या है, ये था भाज्य, ये था भाज्य। ठीक है, ये क्या है, ये है भाजक। ठीक है, और शेषफल क्या बचा था, शेषफल बचा था ये शेषफल। ठीक है, ये शेषफल बचा था, और ये क्या आया है, ये आया है आपका भागफल। ठीक, तो देखिए इसकी सहायता से लिखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना था, भाज्य था 225 बराबर आएगा आपका भाजक क्या था 135। ठीक है, गुणा भागफल क्या आया था 1 प्लस शेषफल कितना आया था 90। हमें यहाँ पर स्टेप तब तक सॉल्व करने हैं, ऐसे स्टेप तब तक लगाते रहेंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना बचे। जब 0 बचेगा, ठीक है, तब आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। 0 बचने के बाद में जो भाजक आएगा वही HCF होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं आगे इसको। 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस का 90 आ गया, लेकिन यहाँ पर शेषफल कितना आया, 0 नहीं आया, तो आप लिख देंगे यहाँ शेषफल ठीक है 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, यह लिखना पड़ेगा, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। अब क्या करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप फर्स्ट था। ठीक है, स्टेप सेकंड करेंगे यहाँ। स्टेप जब सेकंड करेंगे आप, तो देखिए जो आपका भाजक आया था पहले वो भाज्य बन जाएगा दूसरे स्टेप में, और जो शेषफल आया था वो भाजक बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से करेंगे, तो देखिए 90 और 135, तो बार देंगे 90 एकम 90, तो यहाँ मिलेगा आपको 45।
ठीक है। इस बार भी आपका शेषफल शून्य नहीं आया, फिर ये क्या होगा, ये भाजक होगा, सॉरी भागफल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये भाजक होगा, ये क्या होगा, भाजक होगा, और ये भाज्य होगा। स्टेप ये सेकंड हो गया। सेकंड में हम फिर लिख देंगे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में भाज्य क्या था, 135 था, और भाजक क्या था, 90 था। गुणा कितना आया, 1, क्योंकि भागफल 1 था, और प्लस शेषफल कितना आया, 45। स्टेप हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। जब स्टेप आप थर्ड करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये होगा, जो हमारा भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल आया था वो भाजक बन जाएगा। यहाँ आ गया 45, 90, ठीक है। दूनी बार दे देंगे, यहाँ आ जाएगा 90, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, ठीक है। शेषफल 0 आ गया, ठीक है, शेषफल 0 आया। फिर से लिख देंगे हम, ठीक है, फिर से लिखना है यहाँ पर स्टेप थर्ड की बात करेंगे, स्टेप थर्ड। और एक बार यहाँ और लिख दो, शेषफल, ठीक है, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप यहाँ थर्ड होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक। भाई काम वही करना है, भाज्य बराबर भाजक। तो भाज्य क्या है, वहाँ भाज्य है 90, और बराबर होगा भाजक क्या था, 45 था, ठीक है। और गुणा कितना आएगा, 2, क्योंकि भागफल कितना आया है, 2, ठीक है। यहाँ से ये देखते रहना, भाज्य क्या है, भाज्य ये है, ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, ये है भाजक, ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, भागफल, ठीक है। फिर वही काम करना है स्टेप थर्ड में। मैं स्टेप थर्ड में क्या लिखूंगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस शेषफल कितना आया है, 0 आया है। अब जब 0 आ चुका है तो मैंने बताया था 0 आने के बाद में जिस स्टेप में, यानी अंतिम स्टेप में 0 आएगा, तो अंतिम स्टेप वाला जो भाजक होगा वही क्या होगा, मासा होगा, वही मासा होगा, वही HCF होगा, ठीक है। तो मासा क्या हो गया, मासा का मतलब है महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF हो जाएगा। अंतिम स्टेप में जो भाजक आया था कितना आया था, 45 आया था, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और कोई ज़्यादा, ठीक है, कठिन बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करते रहेंगे। एक बार अपनी वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें कॉपी पे, फिर आगे को बढ़े, ठीक है। फिर आगे का स्टेप देखेंगे, आगे हमें क्या करना है, कौन से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। पॉज वीडियो।